100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे, 100 बार फना होंगे। नमस्ते जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आर्य संदेश चैनल पर। और आज हमारे बीच में जो कुछ वैदिक चर्चाएं करने के लिए उपस्थित हुए हैं, आर्य समाज अंधेरी से वैदिक प्रवक्ता, संस्कृत के बहुत ही प्रकांड विद्वान आचार्य सुखवीर शास्त्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आचार्य हरिओम पांडे जी यानी कि हरिओम शास्त्री जी, आप दोनों ही विद्वानों को आपने हमारे चैनल सत्यार्थ संदेश पर कई बार देखा होगा। और हमारे जो सहायक चैनल है वेद गंगा और सत्यार्थ संदेश, इन दोनों चैनलों पर हमारे आचार्य जी अपनी अपनी बहुत ही सुंदर बातों को बड़ी बेबाक तरीके से रखते रहते हैं। तो आज की जो बातें हैं वो कोई प्रश्नोत्तर नहीं है। आज की जो बातें हैं हमारे दो विद्वानों के साथ में कुछ परिचर्चाएं हैं। आचार्य जी, कुछ बातें करनी है मुझे आपसे, बड़ा दिल था बातें करने का। आचार्य जी, माइक भी हम साथ में लेंगे ताकि आपकी आवाज भी बार सुन सके। जी कुछ प्रश्न हैं आचार्य जी जो हमारे चैनल पर लोग पूछते रहते हैं। बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि आर्य समाज और वैदिक धर्म और महर्षि दयानंद, आर्य विद्या मंदिर, डीएवी स्कूल, आखिर ये क्या है, आपस में क्या संबंध है इनके, और ये संस्थाएं क्या है, और आर्य समाज क्या काम करता है। बहुत सारे प्रश्न आचार्य जी आते हैं। तो कुछ प्रश्न में आचार्य जी मैं इसमें थोड़ा सा लिख करके लाया हूँ। तो आचार्य हरिओम जी, आपसे भी कुछ प्रश्न मतलब कुछ बातें करेंगे हम लोग आपस में, तो हमसे आपसे बातें करनी है। आचार्य जी, एक सुखवीर जी, ये एक प्रश्न है, जब देश में इतनी संस्कृति थी, सभ्यताएं थी, इतने सारे लोग प्यार से मिलजुल करके रह रहे थे, देश के अंदर बहुत शांति थी, बहुत आनंद चल रहा था। तो ऐसे समय में क्या सूझी महर्षि दयानंद को आर्य समाज की स्थापना करने की? एक अलग समाज बना दिया महर्षि दयानंद ने। क्या जरूरत थी एक आर्य समाज? रामायण काल चल रहा है, महाभारत काल चल रहा है, युग युग आते हैं, युग युग चले जाते हैं। तो आर्य समाज, बहुत सारे समाज चल रहे थे, तो एक नया समाज बना करके क्यों महर्षि दयानंद ने इस संसार पर एक नया एक चीज हमको दे दी, आर्य समाज? क्या जरूरत थी आर्य समाज को बनाने की आचार्य जी? सुखवीर जी जरा। दरअसल में जब ऋषि दयानंद का इस धराधाम पर आगमन हुआ जी, उसके बाद में फिर स्वामी दयानंद जी ने जब गृह त्याग किया, पूरे देश में भ्रमण किया और देश की परिस्थितियों को बहुत नज़दीक से देखा। उस समय का समाज नाना प्रकार के आडंबर में, ढोंग में, अंधविश्वास में, कुरीतियों में फंसा हुआ था और अंग्रेजों का राज था। और हर क्षेत्र में, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र हो, किसी भी तरह का क्षेत्र हो, सब जगह लूट खसोट, एक दूसरे के प्रति नीचा दिखाने की भावना, छुआछूत, अंधविश्वास इतना चरम सीमा पर था। तो ऋषि ने जब इस चीज को पूरे देश में घूम घूम करके देखा तो उनको ये अनुमान लग गया कि यदि इस देश को पुनः गौरवशाली पदवी यदि देनी है, गौरव दिलाना है, तो तब तक संभव नहीं है जब तक ये सब चीजों पर लगाम ना लगाई जाए। आचार्य जी, उसके लिए तो प्रशासन की व्यवस्था रहती है। पहले राजा महाराजा रहते थे। हरिओम जी, आपने भी तो देखे होंगे कि राजा ने एक नियम पारित कर दिया तो फिर उस नियम के बंधन में सब बंधे हुए हैं। तो ऐसे में फिर महर्षि दयानंद क्या खुद राजा बनना चाहते थे क्या आचार्य जी इस तरह से? नहीं, राजा नहीं बनना चाहते थे, बल्कि स्वामी जी ने राजाओं को भी राजनीति शास्त्र पढ़ाया, राजाओं को भी आपका मनुस्मृति ग्रंथ पढ़ाया और उनको कहा, वो राजा लोग तो उस समय के बड़े अय्यास और भोगी विलासी हो गए थे, उनको क्या पड़ी थी, उनको सारी सुविधाएं जो चाहिए वो तो मिलती ही थी। तो राजा लोग खुद अपने रास्ते से भटक गए थे। वो अपना कर्तव्य, आर्य समाज की आवश्यकता क्यों पड़ी? आर्य समाज की आवश्यकता इसलिए पड़ी, मैं बताता हूं आपको, क्योंकि उनको कई लोगों ने कहा स्वामी जी को कि स्वामी जी, आपके विचार तो बहुत अच्छे हैं और आपके बाद में ये विचार कैसे आगे बढ़ेंगे, इसके लिए एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिससे। आप जैसे कह रहे हो कि उस समय राजा भोगी विलासी थे, तो स्वामी दयानंद जी का तो अक्सर निवास ही राजाओं के यहाँ पे होता था। हाँ, वो इसलिए ही होता था कि उन्होंने तो कहा, आचार्य लगता है आज नहीं, वो स्वामी जी की बड़ी दूरदृष्टि थी, उसमें बड़ी सूझबूझ थी, इसलिए राजाओं के वहां वो रहते थे। वो राजाओं को सुधारने के लिए
वहां पर। और उनका एक बात ये एक और थी कि यदि राजा सुधर गए तो प्रजा ऑटोमेटिक सुधर जाएगी। यदि गंगा वहां हिमालय से ही गंदी आ रही है तो आगे तो और गंदी होनी है, इसलिए मूल जड़ को सुधारा जाए। और फिर बंबई जैसे महानगर में ही क्यों आर्य समाज बनाया? हाँ, ये भी बड़ी अच्छी बात आपने पूछी। मुंबई एक ऐसा इस हिंदुस्तान का शहर है जिसकी सीमाएं समुद्र से टच हैं। विदेशों से आवागमन जो होता है मुंबई की धरती पर, सुगमता, जिससे आर्य समाज का संदेश दूसरे देशों में भी आसानी से पहुंच सके, संसाधन की दृष्टि से, इसलिए उन्होंने आर्य समाज की स्थापना यहाँ करना उचित समझा। अच्छा जी, हरिओम जी, अभी जैसा कि सुखबीर जी कह रहे हैं कि आर्य समाज की स्थापना की आवश्यकता थी, ठीक है, स्वामी जी ने समाज बना दिया, चलिए काम भी हो गए काफी, उसके पीछे कई क्रांतिकारी भी निकले जिन्होंने देश की आजादी में बहुत सपोर्ट किया जी, ठीक है, कार्यक्रम समाज बना दिया, लोग भी निकले, विद्वान बने, ब्रह्मचारी बने, गुरुकुल बने, सब ठीक है, लेकिन अभी क्या जरूरत थी 150 साल होकर के इतना रुपया खर्च करके आर्य प्रतिनिधि सभा मुंबई ने और आर्य सार्वदेशिक ने इतना रुपया खर्च करके इतनी महंगी जमीन, ये प्रश्न आ रहे हैं आचार्य जी, हमको लोग पूछते हैं कि इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी, यार कुछ और कर लेते या पैसे जमा कर लेते, या अपने अपने तरह से लोग बात करते हैं। तो आखिर सभा को क्या जरूरत पड़ी कि सभा ने 150 वर्ष के लिए हजारों लोगों को दूर दूर से बुला करके इधर वाशी नई मुंबई में इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया, हजारों लोगों को खाना खिलाया, उनकी रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, तो ये इस कार्यक्रम को करने की क्या जरूरत थी? मैं ये प्रश्न थोड़ा हरिओम जी से पूछूंगा। हाँ, पहले ये बताएं फिर मैं उसका भी जवाब शॉर्ट में बताइएगा थोड़ा सा। देखिए, आर्य समाज के 150वां स्थापना दिवस, और ये पूरे आर्य समाज के लिए एक गौरव का विषय था जी। आज से 25 साल पहले बंबई में 150वां स्थापना दिवस मनाया गया था जी, और हम सब के लिए एक चैलेंज था कि इस कार्यक्रम को पिछले कार्यक्रम की अपेक्षा और ज़्यादा भव्य और ज़्यादा सुंदर कैसे बनाया जाए। अक्सर लोग ये कहते हैं कि कार्यक्रम मनाने की आवश्यकता क्या है जी। जब आप अपनी संस्था के कार्यक्रमों को एक सीमित दायरे तक सीमित रखेंगे जी, तो धीरे धीरे संस्थाएं समाप्त हो जाएंगी। संस्थाओं को अपनी संस्थाओं से बाहर निकलकर बड़े बड़े विशाल कार्यक्रम करने का प्रयत्न करना चाहिए, जिससे उस कार्यक्रम की धनक पूरे भारतवर्ष में नहीं बल्कि पूरे विश्व में पहुंचे। तो सुखबीर जी, आप इस कार्यक्रम की सफलता को किस तरह से देखते हैं? 150 वर्ष के लिए ही बोला आचार्य हरिओम जी ने कि बहुत अपने समाज से निकल के बाहर भव्यता से करना चाहिए, आप उसकी सफलता किस तरह से देखते हैं? क्या आपको विशेष लगा? कार्यक्रम करने से क्या लाभ मिला? क्या आप बताना चाहेंगे? देखो, इस बीच में बहुत सारे संगठन बने, लेकिन वो इतनी लंबी यात्रा तय नहीं कर पाए जी। जैसे कभी किसी जमाने में स्वामी जी के आगमन से पहले प्रार्थना समाज था, ब्रह्म समाज था, आज कहाँ है वो? जी, ठीक बात। इस तरह के और भी बहुत सारे संगठन संस्थाएं बनी, लेकिन वो लंबी रेस के घोड़े नहीं रहे, बीच में दम तोड़ दिए। मैं तो ये मानता हूँ क्योंकि स्वामी जी ने सबसे प्राचीन परंपरा को स्थापित किया था। उनके जो भी सिद्धांत थे वो अपने सिद्धांत नहीं थे, वो वेदों के सिद्धांत थे। मैं वही कहने जा रहा हूँ, और इसीलिए वो लंबे समय तक चल मैं वही कहने जा रहा हूँ, क्योंकि हमारी संस्था के मूल में जो है वो वेद है। नहीं, लेकिन सुखबीर जी, जो प्रश्न कर रहे हैं ना लोग, वो ये कर रहे हैं कि 150 वर्ष को कार्यक्रम को मनाने की आवश्यकता क्या थी, वो बताइए। वो लग रहा है कि ये लोग कह रहे हैं कि फालतू में इतना पैसा फूंक दिया, इतना खर्चा कर दिया। हाँ, तो वो एक समस्या हो रही है अभी। पैसा तो होता ही खर्चा करने के लिए है। पैसे की यदि आप एफडीआं बना करके रखना शुरू कर दोगे तो बाद के लोग फिर उसमें दावा ठोकेंगे, झगड़े शुरू हो जाएंगे। और मैं तो एक बात कहा करता हूँ आर्य समाज के लिए जी, मेरा ये आर्य समाज को एक मेरा मैसेज है कि हर आर्य समाज में 3 चीजें तो कभी रुकनी नहीं चाहिए जी। क्या? पर्चा, दूसरा चर्चा और तीसरा खर्चा। क्या बात है? पर्चा का मतलब चर्चा, खर्चा। पर्चा का मतलब जो लेखन का कार्य, और वो पत्रक और छप करके बटने चाहिए, ये सब ट्रैक्ट टाइप के छोटे छोटे पर्चा।
दूसरा चर्चा, आपस में संस्था को कैसे आगे बढ़ाना है और कैसे अच्छी इसको गति देनी है, प्रचार प्रसार, इस पर भी बीच बीच में विचार विमर्श होते रहना चाहिए। और तीसरा खर्चा, हाँ हाँ, वो भी होते रहना चाहिए। मुझे क्या आप लग रहा है खर्चा करोगे तो पैसा आएगा आपके पास। सुखबीर जी, मुझे एक चीज और लगती है इसमें आचार्य जी, कि अगर इस तरह के आयोजन करके हम समाज को ये बता भी पाते हैं कि हमने इतने वर्षों में क्या किया और आगे की हमारी क्या प्लानिंग है, तो इस तरह के कुछ संकल्प भी लोग लेकर के जाते हैं। जब हम एक जगह पर बैठते हैं तो मुझे लगता है कि शायद एक संकल्प बनता है, एक मन बनता है, और हम और उत्साहित होकर के जाते हैं। तो फिर ऐसे आयोजन में खर्चा तो आचार्य जी होता ही है। इसमें क्या, एक तो आर्य समाज की संगठन की शक्ति का भी पता लगता है जी। हम बहुत से ऐसे लोग हैं जो आर्य समाजों में नहीं आते, लेकिन वो आर्य समाजी हैं, घर में उनके सारे संस्कार आर्य समाज के हिसाब से होते हैं, और उनके कहीं ना कहीं पूर्वज 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी पहले वो आर्य समाज के कोई पदाधिकारी थे या गुरुकुल से पढ़े हुए थे, लेकिन अब वो संस्था समाज तक नहीं आ पाते। ऐसे कार्यक्रमों में हम उन तक पहुंचते हैं और वो लोग आते हैं, तो इससे पता लगता है कि हम कहाँ तक पहुंचे हुए हैं। मैं ये मानता हूँ कि इतने बड़े जब कार्यक्रम होते हैं तो इसमें कुछ नए युवा लोग जुड़ते हैं और एक टीम मजबूत होती है। इस कार्यक्रम को करने के लिए प्रतिनिधि सभा के जो प्रधान हरीश जी, मैं उनका साथ में रहा और उन्होंने रात दिन बड़ी मेहनत की। वो पूरी टीम मिलकर उन्होंने जो मेहनत की, जो परिश्रम किया, उससे कुछ लोगों की एक अच्छी टीम तैयार हुई है। और वो टीम, मुझे विश्वास है, आगे भी निरंतर ऐसे कामों को करेंगे। आर्य समाज को यदि आगे बढ़ाना है तो हमें सामाजिक कार्यों में अपनी सहभागिता सिद्ध करनी पड़ेगी, लोगों के बीच में जाना पड़ेगा। बिना जाए आप केवल आर्य समाज में बैठकर कार्यक्रम करते रहेंगे, उपस्थिति भी कम होती चली जाएगी और सामाजिकता से हम दूर होते जाएंगे। चलिए ठीक है, मैं समझ गया आपकी ये बात आचार्य जी। लेकिन एक बड़ा प्रश्न आचार्य जी आता है, सुखबीर जी, समझ में आ रहा है, सुनने में आ रहा है कि भूतकाल तो आर्य समाज का जो था वो ठीक था। हम लोगों ने देखा स्वामी जी ने कितना काम किया, कितना प्रचार प्रसार किया, संसाधन नहीं थे, स्वामी जी कितना घूम घूम कर प्रचार किया। ये हम आर्य समाजों में उनकी जो पुस्तकें हैं वहां से भी हमको जानकारी मिलती है। पर आज के वर्तमान में आचार्य जी, आर्य समाज को आप कहाँ देख रहे हैं और भविष्य में आप कहाँ देख रहे हैं? कुछ थोड़ा आप वर्तमान का बता दीजिए, मैं भविष्य के लिए हरिओम जी से पूछूंगा, क्योंकि इनकी जो दृष्टिकोण है ना हरिओम जी का, कुछ दूरदृष्टि के लिए भी ये बेचारे जाते हैं। हरिओम जी की दूरदृष्टि, दूरदृष्टा है, तो भविष्य का तो मैं आपसे पूछूंगा, वर्तमान में आप कैसे देख रहे हैं आचार्य जी? जरा देखिए, आर्य समाज का भूत भी गौरवपूर्ण था जी, ठीक है। और भूत तो ऐसा था कि अदालत की कार्यवाही में कोई आर्य समाजी गवाही देने के लिए चला जाए जी, और जज को ये पता लगे कि ये जो गवाही देने वाला व्यक्ति वो आर्य समाजी है, तो फिर जिसकी तरफ से वो जाता था वो जजमेंट उसी के फेवर में इसलिए देता था कि ये व्यक्ति आर्य समाजी है, झूठ नहीं बोलेगा। बहुत बढ़िया। ये विश्वसनीयता हमारे आर्य समाज की थी और आज भी है। तो भूत तो ऐसा था, गौरवपूर्ण भूत था। आप पंडित रामचंद्र देहलवी जी की घटना को याद करिए। जब वो ट्रेन में जा रहे थे, कहीं उनको जाना था और साथ में उनका बच्चा था, तो जब अपने बेटे की टिकट उन्होंने करवाई तो उनका बेटा कुछ कम उम्र का था, फुल टिकट नहीं लगती थी, एक उम्र के बाद में फुल लगती, उससे पहले हाफ, और आधी टिकट ले ली उस समय। लेकिन जिस दिन यात्रा करनी थी उस दिन ही उनका बच्चा मैच्योर हो रहा था। अच्छा, 12 साल का हो रहा था। 12 साल के बाद में फुल टिकट लगती है, उससे पहले हाफ लगती है ट्रेन में। तो बच्चे को लेकर के ट्रेन में बैठे और टीटी आया, तो पंडित रामचंद्र देहलवी जी ने, जो हमारे शास्त्रार्थ महारथी आर्य समाज के बहुत उच्च कोटि के विद्वान, उन्होंने टीटी से रिक्वेस्ट करके कहा कि देखो भाई, जब हमने टिकट कराया था तब ये बच्चे की हाफ टिकट लगती थी, हाफ टिकट के हिसाब से आज ही ये पूरा हुआ है, अब इसका पूरा टिकट लगना चाहिए, तो बाकी के पैसे ये लीजिए और आप हमें पूरा टिकट बना करके दीजिए। बहुत बढ़िया। तो टीटी ने जब ये बात सुनी तो उनसे पूछा कि महाशय, आप किस संस्था से, किस समाज से, किस धर्म से जुड़े हुए हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं आर्य समाज का प्रचारक हूं और शास्त्रार्थ करता हूं, प्रचार प्रसार करता हूं। तो वो टीटी उनके कदमों में बैठ गया और हाथ जोड़े बोले, महाराज
जिस संस्था में आप जैसे निष्ठावान और ईमानदार लोग हों, सही है। तो वो संस्था निश्चय ही उन्नति करेगी। तो ये तो हमारा अतीत था और वर्तमान भी हमारा अच्छा है, गौरवपूर्ण है। वर्तमान के कोई ऐसे दृष्टांत बताइए। वर्तमान मैंने भूत के तो गौरवशाली इतिहास रहा है। हाँ हाँ देखो अतीत भी गौरवशाली था। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज हमारे जो दोनों गेस्ट आए हुए हैं, हरिओम जी और आचार्य सुखवीर जी, तो मुझे यहाँ से आज हट जाना चाहिए, क्योंकि आज जो है ना हरिओम जी ही कुछ बढ़िया बढ़िया प्रश्न, और आप मुझे भी मोटिवेशन मिलता है जब मैं बातें करता हूँ आप लोगों से, तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो हमारे गेस्ट ही आज प्रश्न कर रहे हैं, ये एक बड़ी बढ़िया 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 बात यहाँ पर सुनने का। देखो अतीत भी गौरवपूर्ण था, वर्तमान भी गौरवपूर्ण है और भविष्य भी गौरवपूर्ण आर्य समाज का रहने वाला है। मैंने एक बार अपने आर्य समाज के बहुत प्रामाणिक विद्वान पंडित ज्वलंत कुमार शास्त्री जी, लेकिन कई लोग ये कहते हैं, मैं बहुत लोगों के बीच में जाता हूँ तो लोग कहते हैं कि पंडित जी आर्य समाज इतनी अच्छी संस्था है तो उसमें उपस्थिति क्यों नहीं होती, लोग क्यों नहीं जुड़ते। देखो इन बातों का जवाब तो हम ऐसे दे सकते हैं कि ये जरूरी नहीं कि जहां बहुत सारी भीड़ हो वो संस्था बहुत अच्छी हो। नहीं, जब आप अब जैसे आसाराम के कार्यक्रम में, राम रहीम के कार्यक्रम में, रामपाल के कार्यक्रम में सुधांशु जी महाराज 50,000 की भीड़ बढ़ती है, लेकिन उस भीड़ का स्तर क्या है ये तो देखो। मैं ये मानता हूँ यदि उनके कार्यक्रमों में भीड़ बढ़ रही है उसका कारण है कि वो अपनी संस्थाओं से अलग हटकर कुछ सामाजिक कार्यों को करते हैं, तब लोग उनके यहाँ आते हैं ना। वो बात ठीक है, भीड़, लेकिन उनकी हमारे आर्य समाज में आने वाला व्यक्ति, जिस समय आर्य समाज में उपस्थिति होती थी, ऐसा नहीं कि आर्य समाज के कार्यक्रमों में उपस्थिति नहीं होती थी, ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम होते थे। रात के 12-12, 1-1 बजे तक लोग बैठे रहते थे और भजनोपदेशक और विद्वान वहां पर अपना प्रवचन करते थे। मुझे ये लग रहा है हरिओम जी, तो कहीं ना कहीं इसमें ऐसा तो नहीं हो रहा है कि हमारे जो वैदिक विद्वान हैं, आप जो हैं, उनके स्वाध्याय में कुछ कहीं पर कमी आई है, या फिर जो आज हमको देना चाहिए युवा पीढ़ी को, जैसे कि युवा पीढ़ी आजकल, पहले हम पिक्चर देखते थे तो बड़ी बड़ी भीड़ होती थी थिएटरों में और कुछ और संसाधन नहीं थे, टीवी में भी लिमिटेड चैनल, लिमिटेड सीरियल आते थे, और ये मोबाइल इंटरनेट कुछ था नहीं, तो अब तो जेब में पड़ा हुआ है मोबाइल, तो सब कुछ तो मोबाइल से प्राप्त हो जाता है। तो या हम उनको कुछ दे नहीं पा रहे हैं ऐसा, या उनको कहीं और ज्यादा रस आ रहा है? कुछ नहीं, हमारे विद्वानों में कोई कमी नहीं है, जी। विद्वान आज भी एक से एक बढ़ करके हैं। अभी जैसे हरिओम जी बोले रात के 12-1 बजे तक, वो इससे समय की बात है। देखो उस समय का ऐसा वो व्यवस्था थी। आज तो आपको 10 बजे के बाद में माइक की परमिशन नहीं है, आप कैसे 12 बजे तक कार्यक्रम कर सकते हो। और उस समय लोगों के जीवन में इतनी भाग दौड़ नहीं थी, इतने उन लोगों के पास में समय रहता था, तो अपना वो उसमें समय देते थे। अभी तो ये है कि सुबह 7 बजे उठ करके नहीं, ऑफिस तो के लिए निकलना है। आर्य समाज को अपना ट्रेंड बदलना चाहिए। जो एक पुराना ट्रेंड चला आ रहा है, यज्ञ करना, प्रवचन करना, सत्संग करना, वो ट्रेंड बदलने की कोशिश करनी चाहिए। जो नया युवा आज के समय में यदि प्रवचन सुनना है, यूट्यूब पर आप एक नाम डाल दीजिए, हजारों लोगों के प्रवचन आ जाते हैं। इस बात से मैं तो वो प्रवचन सुनने क्यों आर्य समाज में आए? हाँ, इस बात से मैं सहमत हूँ आपकी कि ट्रेंड बदलना चाहिए। जैसे अभी देखो, हमने इस दिशा में काम किया है। कानपुर में हमारा जो संगठन है, जिस संगठन को मैंने निर्माण किया है, वेद प्रचार फाउंडेशन ट्रस्ट, उसके माध्यम से कोरोना काल से हम जगह जगह संडे वाले दिन 2-2 घंटे की युवाओं की कक्षा ले रहे थे, और उसका लाभ भी हुआ, काफ़ी युवा शक्ति जुड़ी। लेकिन हमने विचार किया कि ये काम ठीक हो रहा है, युवा भी जुड़ रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन हम केवल एक शहर तक सीमित हैं, बाहर नहीं जा पा रहे हैं। उसके लिए फिर हमने अभी अपना वो ट्रैक चेंज किया है। अभी हम उसी चीज को ऑनलाइन करने जा रहे हैं, और जब ऑनलाइन करेंगे तो पूरा देश और पूरी दुनिया जुड़ेगी। मुझे क्या लग रहा है, तो हम एक शहर से पूरे देश में पहुंच रहे हैं इसके आप माध्यम जो से। काम कर रहे हैं ना आचार्य जी, सुखवीर जी, मुझे क्या लगता है ये कार्य ना आचार्य जी, बहुत बड़े विकसित जो शहर हैं, मुंबई, दिल्ली है, आगरा, कानपुर, लखनऊ, ये अच्छे शहरों में गिने जाते हैं, चेन्नई, मद्रास, अच्छे अच्छे शहरों में जो आर्य समाज है ना हरिओम जी,
उन समाजों में भी आज भी पुराने पुराने ढर्रे पर काम हो रहा है। इसको सत्य को स्वीकार करने से हमको पीछे नहीं हटना चाहिए। महर्षि जी, मैं अपनी बात कंप्लीट कर दूं आचार्य जी, सत्य को स्वीकार करने से हमको पीछे नहीं हटना चाहिए। तो मुझे क्या लगता है आचार्य जी, जैसे अभी मैं अपना व्यक्तिगत एक देता हूँ उदाहरण। अभी डॉक्टर रवि शास्त्री जी जो योगा टीचर हैं, महाराष्ट्र से हैं और महाराष्ट्र में बहुत काम किया है तो उत्तर प्रदेश के, संस्कृत के अच्छे वक्ता हैं। उनका मैंने अभी एक लेक्चर हुआ था काकड़बाड़ी, आर्य समाज मुंबई काकड़बाड़ी में। तो उपस्थिति जैसी होती है समाजों में वैसी उपस्थिति थी, पर मैंने जैसे उनका प्रवचन को रिकॉर्ड किया और जब मैंने उनको सत्यार संदेश चैनल पर डाला, आचार्य जी आज की कंडीशन में अगर कोई भी चाहे तो उसको चेक कर सकता है। प्रमाणित करने का मुझे कोई उद्देश्य नहीं है, पर आप चेक कर सकते हैं। सत्यार संदेश चैनल पर डॉक्टर रवि शास्त्री जी का लेक्चर अभी कुछ शायद 7 दिन हुए हैं, 1300 समथिंग लोग देख चुके हैं। 1300 लोगों को आपको अपना एक लेक्चर सुनाने के लिए बड़ा हॉल अरेंज करना और खर्चा होगा, लेकिन यूट्यूब के माध्यम से आप इजीली उसको। तो अभी मुझे क्या लग रहा है हरिओम जी कि कुछ लोग काम कर रहे हैं, जैसे मैं काम कर रहा हूं या आप काम कर रहे हैं अपने अपने कुछ चैनल बना करके, लेकिन संस्थाओं को काम करना चाहिए आचार्य जी। हर समाज को ये काम करना चाहिए, हर समाज का अपना एक चैनल होना चाहिए। ये बातें आर्य समाज के अधिकारियों को जल्द से जल्द समय के साथ जाननी और सीखनी पड़ेगी। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। महर्षि दयानंद के जीवन की घटना सुनने को मिलती है, सत्यता तो आप बताएंगे। स्वामी जी से पूछा गया था कि स्वामी जी आप ज्ञानी है कि अज्ञानी है? स्वामी जी ने कहा कि जिन विषय पदार्थों को मैं जानता हूं उसमें मैं ज्ञानी हूं, और जिन विषय पदार्थों को मैं नहीं जानता हूं उसमें मैं अज्ञानी हूं। तो जब ऋषि इस बात को स्वीकार कर सकता है तो हमको क्या तकलीफ है, क्या समस्या ये मानने में कि हम अपने आप को मॉडिफिकेशन करें, मॉडिफाई करें, अपने आप को अपडेट करें? हम क्यों नहीं करते अपने आप को अपडेट? हम समाजों में हर प्रकार के लोग रहते हैं। आप जो व्यक्ति जानकार है और उस जानकार व्यक्ति का सपोर्ट लेकर के पूरे भारत में जहां पर हमारा वीडियो जा रहा है, उन समाजों के अधिकारी, पंडित, वहां कार्यकर्ताओं से मेरा निवेदन है, ये मेरा निजी व्यक्तिगत मेरा विचार है और मेरा अनुभव भी है कि आप अपने अपने चैनल बनाइए। हर समाजों का अपना एक चैनल हो और वहां पर होने वाले हर साप्ताहिक सत्संग के प्रवचन, कितना सारा मैटर हम हर संडे दे रहे हैं, हम सुना रहे हैं। हम सुन रहे हैं कितने? 20 लोग, 25 लोग, 30 लोग, 40 लोग, 50 लोग, या फिर बड़े कार्यक्रमों में 100, 200, 500 लोग सुनते हैं। वही हर संडे का मैं बात कर रहा हूँ आचार्य जी। आप अपने अमूल्य रतन और समय को ऐसे बहा रहे हैं, कम से कम इतना तो कर सकते हैं ना। रिकॉर्ड किया, बनाया चैनल, उस पर डाल दिया। क्या विचार है आपका हरिओम जी? ये बहुत अच्छी बात है। कहते हैं, मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ, संगठन में शक्ति होती है जी। जब कोई एक व्यक्ति जो काम करता है उस पर लोग वाद विवाद कर सकते हैं। जब एक सभी संस्थाएं मिलकर संगठित होकर काम करती हैं तो वो कार्य बहुत बड़े क्षेत्रफल को लाभ पहुंचाता है। जो अपने यहाँ 150वां स्थापना दिवस हुआ, इसमें भी मुंबई की सारी समाजों ने अपनी पूरी तन मन धन से उस कार्यक्रम में सहयोग किया, और उसके कारण एक बड़ा कार्यक्रम जो इंडिया टीवी पर भी दिखाया गया। तो जब सब लोग मिलकर कोई काम करते हैं, आर्य समाज, रजत शर्मा जी ने भी उस कार्यक्रम में कहा था कि अभी आर्य समाज की वेबसाइट है उतनी डायनेमिक नहीं है, उतनी सुंदर नहीं है। आवश्यकता है आज समय के साथ हमें चलने का। आज समय है इंटरनेट का, यूट्यूब का, तो उन चीज़ों पर हम कम से कम अपनी अच्छी सामग्री को पेश कर सकें। यदि आप कहीं रखेंगे, खाने वाले तो दुनिया के सभी लोग हैं, अब वहाँ कुछ अच्छी चीज़ें होंगी, कुछ बुरी चीज़ें होंगी। जिनको अच्छी चीज़ें खानी हैं तो वहाँ पर ये दिखाई देगी तो वो खा लेंगे। तो अच्छी बातें, अच्छे विचार हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपना यूट्यूब पर प्रचारित करने का प्रयत्न करना चाहिए। तो एक बात और बहुत अच्छी बात है कि अभी विनय आर्य जी ने जिस तरह से सारी प्रतिनिधि सभाओं को सब जगह जा जाकर कार्यक्रम में जो भव्यता लाने में सहयोग कर रहे हैं, तो अब मुझे लगता है कि अब सब प्रतिनिधि सभाएं, सार्वदेशिक सभाएं संगठित होकर और अच्छे और मजबूत कार्य करेंगे, और आने वाला भविष्य निश्चित रूप से आर्य समाज का बहुत सुंदर होगा और गौरवशाली होगा। सुखबीर जी, इसके लिए मेरे पास एक आइडिया है। अगर आर्य समाजें और आर्य प्रतिनिधि सभाएं अगर इस चीज को विचार करें तो मेरे पास एक, देखिए स्वामी जी ने बहुत सुंदर जाल बिछा के दे दिया है।
सभाएं, सार्वदेशिक प्रतिनिधि सभाएं और समाजें, पूरा हम आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, हमने कुछ नहीं करना है, एक काम करना है। हमने जो भी हमारी समाज है पूरे भारतवर्ष में जो भी हमारी समाजें हैं, हम सभी समाजें अपने प्रत्येक संडे रविवार के साप्ताहिक सत्संग की पूर्व सूचना अपनी सभाओं को दें, और हमारी सभाएं जो है उसकी सूचना सार्वदेशिक को दें। आप डाटा निकालेंगे ना आचार्य जी, आपको बहुत बड़ा डाटा मिलेगा, कितने विद्वान एक दिन में किस किस विषय पर क्या क्या चर्चा कर रहे हैं। फिर उन सभी प्रवचनों का, उनके कार्यक्रमों का एक लिस्ट बनाई जाए, उस पर विश्लेषण हो, और उनकी कुछ वार्षिक मीटिंग हो कि आपने इतनी, इसका जो केंद्र बने वो क्या बने, सार्वदेशिक, और सार्वदेशिक उस चीज को फिर जो सभाएं हैं, प्रतिनिधि सभाएं, उनको बताएं, फिर वो सभाएं जो हैं वो हम समाजों को बताएं। अगर इस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे सुखवीर जी, तो मुझे लगता है कि काम। और फिर दूसरा, वेबसाइट्स भी नहीं हम सभी समाजों की, हम अपने आप को अपडेट करें, अपनी वेबसाइट्स बनाएं, हमारी वेबसाइट्स हो, और हमारे यूट्यूब चैनल तो हर समाजों के भी हो। नहीं, ये तो मैं सुखवीर जी से ले लूं उसका जवाब एक बार, क्या आप बोलते हैं? आपके मैं तो ये कहूंगा कि इस काम को, जो सार्वदेशिक सभा है वो सर्कुलर सब प्रतिनिधि सभाओं को जारी करे, और प्रतिनिधि सभा फिर उसके बाद में अपने अपने प्रदेश के समाजों को कि ये अक्षरशः ये आदेश ऊपर से है, पालन होना ही चाहिए, हर समाजों को करना है ये पालन। दूसरी बात, मैं तो एक और सुझाव देता हूं प्रतिनिधि सभाओं को। हर प्रतिनिधि सभा, जैसे राजनीतिक पार्टियों का एक वार रूम होता है, वहाँ उनके प्रवक्ता बैठे रहते हैं और क्वेश्चन आंसर होते हैं, डिबेट करते हैं, ऐसे हर प्रतिनिधि सभा अपना एक वार रूम बनाए जहाँ पर हमारे आर्य समाज के विद्वान बैठे हों, और जितना सोशल मीडिया के माध्यम से कचरा परोसा जा रहा है धर्म के नाम पर, दुनिया उलूल जुलूल बातें की जा रही, वो विद्वान लोग उनका जवाब दें, और मजबूती के साथ में जवाब दें। देखो कैसे नहीं प्रचार आगे बढ़ता है। आज भी आर्य समाज को काम करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। आज मैं कहता हूँ, पुराने समय में जितना लोगों ने, आर्य समाज ने काम किया है, उससे ज्यादा आज आवश्यकता है, क्योंकि मीडिया के माध्यम से इतना कचरा, इतनी सारी बातें जो सिद्धांतों के विहीन हैं, और बहुत सारे आडंबर पाखंड ऐसे चल रहे हैं। तो वही तो मैं बता रहा हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ वार रूम होने चाहिए जहां हमारे विद्वान लोग हर जो बात मीडिया में आ रही है, जो उलूल जुलूल, उसका तुरंत खंडन करके और जवाब दिया जाए। दूसरी बात, कैलाश जी, आर्य समाज एक जगह चूक रहा है अपने प्रचार प्रसार के लिए। आर्य समाज को अपने प्रचार प्रसार के लिए ध्यान देना चाहिए। हम लोग प्रौढ़ लोगों में जाते हैं और उनके बीच में करके आ जाते हैं, समझ नहीं पाए हम किस लोगों में जाते हैं। मैं प्रचार प्रसार की दृष्टि से आर्य समाज को चाहिए कि वो समय समय पर स्कूलों और कॉलेजों को पकड़ें, वहां पर जो विद्यार्थी उनके बीच में जाएं, उनकी कक्षाएं लें, छुट्टियों में उनके शिविर लगाए जाएं और अपनी बात उन तक पहुंचाई जाए। तो ये तो आपके डीएवी जो है आर्य समाज के, हम इनको अपनी संस्थाएं मानते हैं आचार्य जी। डीएवी संस्थाएं हैं, आर्य विद्या मंदिर संस्थाएं, और तो ये तो संस्थाएं तो आर्य समाज से कनेक्टेड है। तो इतना लंबा, अभी विनय जी ने भी आकर के गौरव दिवस बनाया, अभी हमारे आर्य प्रदेश सभा के महामंत्री और प्रधान माननीय श्री हरीश जी ने, और विजय गौतम जी अभी मंत्री हैं, और विनय हरीश आर्य जी जो प्रधान है, बड़ा कुशल नेतृत्व के साथ काम किया हरीश आर्य जी ने। तो ये वहां उस कार्यक्रम में विनय जी भी आए थे, और सुरेश, मैं भी था उसमें, आप भी आए थे। तो उस कार्यक्रम में एक बात बोली थी विनय जी ने, जो कि आर्य संदेश चैनल और टीवी उनका चलता है, तो सार्वदेशिक के सभा के जो मंत्री जी हैं, उन्होंने कहा था कि आपके पास डाटा कितना बड़ा है, डीएवी स्कूल, कितने सारे टीचर, कितने सारे बच्चे, कितने सारे पेशेंट, सॉरी माफी चाहूंगा, कितने सारे उनके पेरेंट्स, तो इतना लंबा जो डाटा आपके पास है, इतनी सारी पब्लिक आपके पास है, तो आपका तो प्रचार जो है वो यूं ही हो जाएगा। तो कहीं कनेक्टिविटी में कमी नहीं आ रही है हरिओम जी आपस में? नहीं, तो मैं ये चाहिए ना उन संस्थाओं को अपने उस जो उन्होंने रखे हुए हैं, ये प्रचार प्रसार, एक धर्म शिक्षक होता है, हर डीएवी में होता है, आर्य विद्या मंदिर में होता है, उनको निकालो बाहर, अन्य संस्थाओं में भेजो। आज हम लोग साथ साथ चलते हुए भी अलग अलग से दिखाई देते हैं, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। आज
कनेक्टिविटी जैसी होनी चाहिए थी आर्य समाज में, डीएवी में, आर्य विद्या मंदिर में, वो शायद उतनी सुंदर तरीके से नहीं है जिससे हम आर्य समाज के प्रचार प्रसार को और आगे ले जा सकें। तो इस दिशा में मंथन करना जो हमारे आर्य समाज के नेता हैं, आर्य नेता हैं, जो शिरोमणि सभाओं में है, ये काम उनका है। नहीं तो ये काम अपने यहाँ तो अंधेरी में हमेशा से डीएवी वालों को बुलाकर उनका कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाता है, और इस प्रतिनिधि सभा के कार्यक्रम में भी डीएवी वालों को विशेष रूप से इनविटेशन और आर्य विद्या मंदिर वालों को बुलाया। तो कोशिश हो रही है, अब वो कोशिश कब सफल होती है और सुंदर तरीके से प्रचार हो सकता है, उसके लिए निरंतर प्रयत्न करना उसके लिए मुझे क्या लग रहा है हरिओम जी, उसके लिए मेरे पास एक बहुत सुंदर सा इसके लिए एक हल है। अगर हमारी सभाएं और समाजें हमारी बात को गंभीरता से सोचें और कहीं पर भी किसी के ईगोज हट ना हो, क्योंकि हमारा ये जो हम संवाद चल रहा है ना, ये किसी के भी ईगोज हट करने का, अपमान करने का उद्देश्य के साथ नहीं बना रहे हैं, क्योंकि हम भी उसी मिशन के लिए, वैदिक मिशन के लिए काम कर रहे हैं। इस मिशन के लिए छोटी से छोटी इकाई और बड़ी से बड़ी इकाई काम कर रही है। आर्य समाज के सेवक से लेकर के आर्य समाज के पुरोहित, अधिकारी और कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। तो मेरा बड़े ही विनम्र भाव से उनसे निवेदन है सुखवीर जी, जैसे आपके कार्यक्रम होते हैं, हमारे कार्यक्रम होते हैं, सभा पूरे भारतवर्ष में डीएवी है और पूरे भारतवर्ष में आर्य समाज है, तो जब भी आपके हमारे कार्यक्रम हो, उत्सव हो, वर्ष के 3-4 कार्यक्रम करते हैं आर्य समाज है, जैसे श्रावणी पर्व पर करते हैं, वार्षिक उत्सव करते हैं, गुड़ी पड़वा का पर्व आता है तब होते हैं, और अन्य कार्यक्रम भी होते रहते हैं जो आर्य समाज होते हैं। वो तो व्यक्तिगत पार्टी के होते हैं, पर हमारे जो कार्यक्रम होते हैं आर्य समाजों के, उन कार्यक्रमों की पत्रिकाएं, सुखवीर जी मुझे क्या लगता है आज के टाइम में, आपको सोचिए हरिओम जी, अगर आप आज के टाइम में अपनी बेटी की शादी करने जा रहे हैं और आप किसी को व्हाट्सएप कर दें, वो व्यक्ति आपके पास आएगा नहीं, शादी में आएगा क्या, बताइए हरिओम जी, आएगा नहीं आएगा? आप जब उसके पास, भले व्हाट्सएप करिए, पर आप उसके पास जाइए। आज चलो मीडिया का टाइम है, हम लोग हार्ड कॉपी नहीं करते हैं, पर आप उसके पास जाइए एक बार और बोलिए मैंने आपको व्हाट्सएप कर दिया है, आपने मेरे पास आना है, इस कार्यक्रम में आना है, तो हरिओम जी वो व्यक्ति आएगा। तो हम लोग की भी कमी है सुखवीर जी, देखो सत्य के ग्रहण, महर्षि का वचन बोल रहा हूं जी, सत्य के ग्रहण करने, असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए, ऋषि का वचन है। हम भी डीएवी संस्थाओं में नहीं जा रहे हैं अपने कार्यक्रमों की पत्रिकाओं को लेकर के, हम अपने आर्य समाज की पत्रिका आर्य समाजों में दे रहे हैं। माननीय पूनम सूरी साहब ने अभी एक कार्यक्रम को आयोजित किया था 2-3 वर्ष पहले, अगर ठीक याद है मुझे, तो कोरोना से पहले हरिओम जी, उन्होंने अपने दिल्ली से प्रस्ताव पारित हुआ था, वहां के माननीय SK आर्य सर खुद आए थे, आरएसएस मुंबई काकड़बाड़ी में आए थे, और उन्होंने 2 भजन संध्या के कार्यक्रम किए थे। पूरे मुंबई के मुंबई के जो डीएवी के स्कूल हैं वहां के टीचर्स लोग आए थे अपने काकड़बाड़ी आर्य समाज के अंदर, और बहुत सुंदर भजन संध्या का कार्यक्रम हुआ था। तो वो कड़ी चल पड़ी थी, लेकिन वो कड़ी फिर टूट गई, क्योंकि वो लोग तो आ गए और हम समाजों के लोग कहीं ना कहीं पत्रिकाएं छापते हैं और उन तक जी नहीं पहुंच रहे हैं। हमारी पत्रिकाएं डीएवी स्कूलों में नहीं पहुंच रही है। डीएवी संस्था है, आर्य समाज की संस्था है, आर्य समाज भी डीएवी है, हम आपस में जुड़े हुए हैं, हम लोग अलग नहीं है। जैसे आपने बोला कि हम हैं एक, पर 2 दड़ों में काम कर रहे हैं। वो लोग शिक्षा के क्षेत्र में चले गए, हम लोग प्रचार प्रसार में आ गए, तो इनकी कड़ी को जोड़ना पड़ेगा। हाँ, नहीं ये तो बात सच है कि अभी हम लोगों जितना प्रयत्न करना चाहिए उतना हम प्रयत्न लोगों को जोड़ने में नहीं कर रहे हैं। आज के समय में आर्य समाज एक धार्मिक संस्था के रूप में लोग उसे देखते हैं। वास्तविकता में ऋषि दयानंद का जो सपना था, ये एक सामाजिक संस्था थी। समाज में विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में जो भी समस्याएं थी, उन समस्याओं को दूर करने का प्रयत्न आर्य समाज निरंतर करता रहा है। आर्य समाज का यदि आप इतिहास देखेंगे तो समाज में जो जो विसंगतियां थी, उन सारी विसंगतियों पर चोट की आर्य समाज ने। आज केवल हम धार्मिक संस्थाओं के रूप में बनकर तैयार हो गए हैं केवल। तो आज के समय में हमें लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, सामाजिक कार्य करने पड़ेंगे, अपनी नीतियां चेंज करनी पड़ेंगी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो हरिओम जब तक आप लोगों के बीच में नहीं जाएंगे तब तक आप अपनी बात लोगों तक नहीं पहुंचा पाएंगे। सुखवीर जी, नीतियां चेंज करने में तो कोई हर्जा नहीं है ना। अगर हमें चाहिए कि हम स्वामी जी के कार्य को आगे बढ़ाएं, तो वर्तमान परिस्थितियों में जो वर्तमान संसाधन है उनका प्रयोग करके अपनी नीतियों को चेंज करके प्रचार प्रसार और तेज हो सकता है। नीतियां तो जो स्वामी जी बना करके गए हैं जी, वो तो तब भी प्रासंगिक थी, आज भी और आगे भी हाँ, मैं माफी चाहूंगा, मेरी नीतियों से
से मतलब है काम करने के तौर हाँ, तरीके ये अब इंटरनेट का तरीका जी है जी और भी बहुत सारे संसाधन है लोगों के पास। पहले पहुंचना बड़ा कठिन होता था, अब तो बड़ा आसान है इसके माध्यम से, इंटरनेट और मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचना। हाँ, तो ये एक- चर्चा हाँ, अभी हम समाप्ति की ओर ले चलें। हाँ हाँ, एक और तो बात है, एक हाँ, अंतिम प्रश्न और है, मैं हाँ, बस आपसे कर लूं। अब थोड़ा सा विनोद है इस प्रश्न में, और विनोद भी है और थोड़ा सा संकुचित भाव भी दिखता है कुछ लोगों का। अभी माननीय हरीश जी से के लिए, जो सभा के प्रधान है सार्वदेशिक के, उनके लिए और कुछ लोगों के मन में उनके लिए ऐसी मैंने बात सुना कि माफी चाहूंगा, आपने ठीक कर दिया। आर्य प्रतिनिधि सभा मुंबई के जो माननीय हरीश जी प्रधान है, विजय गौतम जी उसके महामंत्री हैं, तो उसमें अभी एक प्रश्न आया है सुखबीर जी, अभी 7 जून को जो एक गौरव दिवस मनाया गया, क्यों अपने लोग इस तरह की बातें करते हैं कि क्या जरूरत थी, इतना आपने कार्यक्रम किया, खर्चा किया, 150 वर्ष बनाया, गौरव दिवस को मनाने की क्या, यहाँ तो लोगों ने बोला कि पैसा फूंक दिया, क्या जरूरत थी, तो इसका ये क्या है? जवाब तो मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ जी। पर्चा, खर्चा और चर्चा ये तो होती रहनी चाहिए। जैसे कि पंडित लेखराम जी ने कहा था ना जी, आर्य समाज में, वो लेखन और शास्त्रार्थ ये कभी भी बंद लेकिन नहीं होना चाहिए। मैं एक बात बोल रहा ऐसे हूँ, ही मैं बात बोल रहा हूँ सुखवीर जी, देखिए आचार्य जी, जितने लोगों ने काम किया है, उसमें मेहनत करी है, उनको एक सम्मान के 2 शब्द तो बनते हैं ना बोलने के लिए, उन लोगों के लिए। तो वही बोलने के लिए तो हरीश जी ने और सभा के लोगों ने उनको बुलाया था, तो कार्यक्रम को आयोजित किया। तो बात क्यों नहीं समझते हैं लोग? भैया गौरव दिवस, ये गौरव के दिवस, ये आपका हमारा गौरव का दिवस है, ये खुशी की बात है कि हमने कार्यक्रम को सफल किया, तो अब हम उसके लिए खुशी मना रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं, हम दूसरों का धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। हरीश जी क्या लग रहा है, क्या पैसा फूंक दिया कि खर्चा, प्रचार, चर्चा? लोगों का काम है कहना, वो तो कहते रहेंगे। आप कोई भी काम करेंगे तो कुछ लोग आपके विरोध में बोलेंगे, कुछ लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। मेरे से तो बहुत सारे लोग मिले और कहा कि ये अभूतपूर्व कार्यक्रम हुआ। दोनों तरह की बातें हैं। एक आर्य समाज की लीक से हटकर, बिल्कुल आर्य समाज के अक्सर कार्यक्रमों में क्या होता है, हवन, भजन, प्रवचन, बिल्कुल, लेकिन उससे एक अलग स्टाइल में केवल लोगों से मिलने के लिए, क्योंकि आर्य समाज, जितने भी आर्य समाज है वो सब एक परिवार हैं, और उन परिवारों में एक दूसरे को पहचानना, एक दूसरे को जुड़ना, और ये बहुत बड़ी बात थी। हमने जितनी कल्पना नहीं की थी उससे सुंदर कार्यक्रम हुआ था, ऐसा, और उस कार्यक्रम में बहुत मेहनत लगी थी। ये जो गौरव सम्मान समारोह, ऐसा आज तक बंबई में कभी हुआ ही नहीं, पहली बार हुआ, और सब लोग पहली बार ऐसे इकट्ठा हुए। इससे पहले आर्य समाज बिखरा हुआ था, हर किसी को गिफ्ट दिए गए, बिखरा हुआ था। गिफ्ट भी वैदिक संस्कृति लोग अपने घरों में लगाएंगे और वो देखेंगे, तो एक वो प्रतीकात्मक उस कार्यक्रम की याद हमेशा लोगों के हृदय में। मैं तो उन लोगों को एक ही बात बोलूंगा, भाई एक तरफ तो आप लोग बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कि जी आर्य समाज वही हवन, वही प्रवचन, वही भजन, और तो कुछ करता नहीं है। इस बार एक मजबूत और एक बहुत अलग सोच की ये कमेटी गठित हुई है, और एक अलग कॉर्पोरेट स्तर का एक बहुत बड़ा एक कार्यक्रम, एक संदेश वो राष्ट्र को दिया गया है। तो इसका गौरव दिवस हटके कुछ मनाया जा रहा है, एक यूनिक तरीके से मनाया जा रहा है। बच्चों ने भी एंजॉय किया है और सबको मोटिवेट सब हुए हैं। तो जब कुछ हटके होता है, फिर आप बोलते हो कि जी ऐसा नहीं, ऐसा क्यों कर दिया, वैसा करे तो ऐसा क्यों कर दिया। मुझे लगता है कि ये इस चीजों से लोगों को अपने अंदर उसको परिवर्तन, सुखबीर क्या बोल रहे हैं आप? नहीं, इन सब नेगेटिव बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। लोगों का काम है कहना, वो तो कहते रहेंगे, और अपना काम है जिस दिशा में भी है वो आर्य समाज का काम, प्रचार कैसे हो, लोगों तक कैसे पहुंचे, कैसे जोड़ना और कैसे जोड़े, उसमें इन सब चीजों को सुना करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, तभी लोग जुड़ेंगे, और जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे। और ये मुंबई में पहली बार हरीश जी के नेतृत्व में ये इतना बड़ा जो गौरव सम्मान समारोह हुआ 7 तारीख। इससे पहले बताइए कभी हुआ हो तो? सब इधर उधर तितिर बितर रहते, सब एक झंडे तले आ गए, और इससे पता लगा कि हाँ आर्य समाज की शक्ति, संगठन। आज लगता है कि आर्य समाज, पूरा मुंबई की जितनी भी आर्य समाज है वो सब संगठित हैं, और अब जो भी आप काम करेंगे वो निश्चित रूप से एक भव्य रूप होगा कार्यक्रमों का। और मैं तो ये कहता हूं कि सारी समाजों को मिलकर साल में एक बड़ा कार्यक्रम करना चाहिए, जिससे आर्य समाज का प्रचार प्रसार और ज्यादा अच्छे तरीके से हो सके।
मुझे लगता है अगर हरीश जी पर, उनकी टीम पर अगर भरोसा ना होता तो घोषणा करी है गौरव दिवस के अंदर माननीय हरीश जी ने घोषणा कर दी। हरीश घोषणा करने के लिए मना किया था विनय आर्य जी पे, घोषणा हो चुकी है तो बातों को दोहराने में कोई हर्जा नहीं है मुझे। तो अगर भरोसा ना होता कार्यक्रम की सफलता का तो विनय आर्य जी ने भी 1.5 करोड़ रुपए की राशि का सहयोग दिल्ली से करवाया है। तो कहीं ना कहीं तो हरीश जी के कार्य में दम है और वो संगठन का भाव उन्होंने देखा है, विनय आर्य जी ने उनकी सार्वदेशिक सभा ने देखा है। तो सार्वदेशिक सभाएं और प्रतिनिधि सभाएं अगर मिल चुकी है तो मुझे लगता है कि समाजों को भी फिर प्रतिनिधि सभाओं के साथ बड़ी ताकत से मिलकर के काम करें तो हमारी शक्ति जो है वो सार्वदेशिक तक जाएगी। नहीं तो इस कार्यक्रम में सारी समाजों ने अपना अपना सहयोग किया, बिल्कुल जितनी शक्ति थी उससे ज्यादा सहयोग किया। बिल्कुल ये पूरे आर्य समाज के लिए एक बहुत सुंदर बात है। और इसी तरीके से जब हर वर्ष हम कुछ ना कुछ अच्छा काम करते रहें, कुछ ना कुछ सामाजिक काम करते रहें, तो निश्चित रूप से ये आर्य समाज प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा। बहुत बढ़िया। ये हमने चर्चा दरअसल में ये आर्य समाज जो संस्था है ये सामाजिक संस्था है, केवल धार्मिक नहीं है। धार्मिक तो है ही है, धार्मिक होने के साथ साथ ये सामाजिक संस्था भी है और आर्य समाज ने समाज में बहुत बड़ा काम किया है। तो ये समाप्ति से पहले आज की चर्चा में आपको बता देना चाहता हूँ, आपने बीच में मेरे से जो प्रश्न किया था, भूत वर्तमान और भविष्य, भूत भी गौरवशाली था, वर्तमान भी गौरवशाली है और भविष्य भी शानदार है। क्यों? क्योंकि सारी दुनिया को यदि कोई दिशा दे सकता है तो केवल आर्य समाज ही दे सकता है। इसके अलावा जितने भी संगठन है वो सब अंधविश्वास, पाखंड, आडंबर फैला रहे हैं, समाज में लोगों को भ्रमित कर रहे हैं और वो उनसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है देश को दिशा देने की। यदि उम्मीद है तो आर्य समाज से ही है। क्यों? क्योंकि आर्य समाज के मूल में वेद है। और देखो ये दुनिया की चकाचौंध में जो सब लोग भागे चले जा रहे हैं, मैं तो एक बात कहता हूँ, सूर्य कितना ही चमकता क्यों ना हो, जब वो पश्चिम में जाता है ना तो डूब ही जाता है। क्या बात है, क्या बात। इसलिए हमको पश्चिम का अंधा अनुकरण न करते हुए जो ऋषि दयानंद ने नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो, बैक टू वेदाज। क्यों? क्योंकि वो हमारा मूल है। हम अपने मूल से जुड़ें, अपनी संस्कृति से, अपनी सभ्यता से, अपने संस्कारों से, अपने ऋषियों से जब जुड़ेंगे तो ही हमारा कल्याण होने वाला है। नहीं तो जैसे सूर्य डूब जाता है पश्चिम में जाकर के, हमारा भी डूबना तय है। सुखबीर जी एक बात बताइए, कैप्टन देवरत्न आर्य जी थे जब भी आर्य समाज के 125 वर्ष स्थापना का बांद्रा रिक्लेमेशन में मनाया गया था और ये वर्ष 2001 की बात है। तभी मैं मुंबई में हुआ था, तभी मैं मुंबई में आया था। तो सुखबीर जी एक बात करते करते, हरिओम जी, हमने 2001 का 125वें वर्ष की स्थापना दिवस को कार्यक्रम को मनाया, हमने आर्य समाज का 150 वर्ष का स्थापना दिवस को मनाया। मेरी इच्छा है परमात्मा शक्ति दे, मैं आर्य समाज का 175वां स्थापना दिवस भी मनाना चाहता हूँ। बिल्कुल मनाएंगे, हमें उम्मीद है। अभी कोई हम बूढ़े थोड़ी हुए, हाँ तब तक तो हम रहेंगे। तो बहुत ही आनंद ये थे हमारे बीच में आचार्य सुखबीर जी शास्त्री, वैदिक प्रवक्ता, और आप आचार्य हरिओम शास्त्री जी, आर्य समाज अंधेरी के दोनों विद्वान हैं। ये चर्चाएं अभी हमने केवल अपने 2 विद्वानों के बीच में की है और इस चर्चाओं को हम और आगे बढ़ाना चाहेंगे। आर्य प्रतिनिधि सभा मुंबई के जो अधिकारी हैं माननीय हरीश आर्य जी हैं और वर्तमान में जो मंत्री है वो विजय गौतम जी है और जो भी अन्य अधिकारी हैं और जो समाजों के जो अधिकारी हैं, हम कोशिश करेंगे हरिओम जी एक ऐसी परिचर्चा हमारी और अधिकारियों के साथ हो। ये हमारा निजी विचार है, ये हमारा निजी विचार है, हमने अपने निजी विचारों को व्यक्त किया। हो सकता है कि हम इसमें पूर्ण सही भी ना हो, ये हमारा निजी विचार है। ये तो हम पहले ही कह चुके, चर्चा पर्चा खर्चा ये तो होते रहना चाहिए। हाँ। उससे लोगों को जानकारियां मिलती हैं। तो मैं आप दोनों को ये नहीं, क्योंकि हरीश आर्य जी जो है वो आपके आर्य समाज अंधेरी के प्रधान है
और अब तो वो सबके पूरी बम्बई के प्रधान हैं। मुंबई के प्रधान है। और काकड़बाड़ी के जो विजय जी है वो हमारे समाज के जो मंत्री है, वो हमारे समाज के मंत्री हैं। पूरी बम्बई के तो हम लोग मंत्री जुड़े हुए हैं, दोनों ही अधिकार। हम प्रयास करेंगे कि एक परिचर्चा ऐसी ही उनके साथ में हमारी हो, और इस गौरव दिवस को जो हमने मनाया है और जो स्थापना दिवस हमने मनाया है, इसका और इसको भव्यता के साथ इसकी परिचर्चाएं हम लोगों। मैंने जब ये कार्यक्रम गौरव दिवस जिस दिन था, उस दिन सुबह ही आदरणीय प्रधान जी को एक सुझाव दिया था। हमने कहा था इस कार्यक्रम में एक घोषणा की जाए और उसकी प्लानिंग की जाए। सुझाव बहुत देते हो आप। अबे हम लोगों का काम ही वही है कि आने वाले समय में स्वामी श्रद्धानंद जी के बलिदान दिवस के 100 साल पूरे हो रहे हैं। जैसे हमने 150 साल स्थापना दिवस के शानदार मनाए, वैसे उनका बलिदान दिवस भी 100वां बहुत धूमधाम से मनाया जाए और पूरे देश और दुनिया को उनके जीवन के जो संदेश थे, जो उन्होंने कार्य किया, वो फैलाया जाए, पहुंचाया जाए। नहीं, बहुत अच्छी बात, और ऐसा होना चाहिए। आर्य समाज के हम अपने आदर्श पुरुषों को उतना महत्व तो नहीं दे पाते हैं हम, क्योंकि स्वामी दयानंद जी के बाद में यदि कोई दूसरे नंबर पर पढ़ा लिखा सन्यासी, बुद्धिजीवी और समाज में काम करने वाला यदि कोई आर्य समाज को मिला तो स्वामी श्रद्धानंद जी मिले। उसके बाद में फिर वो कड़ी आगे बढ़ी, बहुत सारे ऐसे रहे हैं, आगे बढ़ी, फिर उनसे प्रेरणा लेकर जिन्होंने डीएवी की स्थापना कर दी। लेखराम जी, जिनको हम लगभग भूलते से जा रहे हैं, गुरुदत्त विद्यार्थी, ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने उस आर्य समाज की ज्योति को निरंतर आगे बढ़ाया है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, लाला लाजपत राय शायद बहुत कम लोगों को पता होगा, आर्य समाज में भी कम लोगों को, जो विद्वान पुराने उनको पता होगा। वो जब छोटे थे माँ की गोद में, उस समय उनके माता पिता इस्लाम स्वीकार करने के लिए लाला लाजपत राय जी को गोद में लेकर के मस्जिद में जा रहे थे। और जैसे ही मस्जिद की सीढ़ियाँ उन्होंने चढ़ना शुरू किया तो लाला लाजपत राय जी जोर जोर से रोने लगे। जब रोने लगे तो उनकी माँ ने कहा, लाला जी की माँ ने अपने पतिदेव से, कि देखो हम लोग तो जा रहे हैं इस्लाम स्वीकार करने के लिए, कर लेंगे और उनकी सारी मान्यताएं हम अपने जीवन में चालू कर देंगे, लेकिन ये तो बच्चा है, अभी छोटा है, इसका क्या कसूर है, हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चढ़ी हुई सीढ़ियाँ, यही बात उन्होंने सुनी थी उनके पिताजी ने, चढ़ी हुई सीढ़ियाँ वापस आ गए। और उसका परिणाम ये हुआ, बाद में फिर लाला लाजपत राय जिन्हें कितना स्वतंत्रता के आंदोलन में योगदान दिया। 3 लोग जाने जाते हैं, लाल, बाल और पाल, जिनका बहुत बड़ा संघर्ष था आज़ादी में देश के। बढ़िया। तो चर्चाएं तो चलती रहेंगी और बातें समाप्त होने वाली नहीं है, पर आज के इस पूरे परिचर्चा में अच्छा जी कुछ चीज़ें समझ में हमको आई हैं। सबसे पहली बात तो आपने बोला कि जैसे हम स्वामी जी को स्मरण करते हैं और कार्यक्रम मनाते हैं, वैसे हमें और भी अपने जो हमारे जो महापुरुष हुए, जो स्वामी जी के अनुयायी हुए, उनका भी हमको अनुसरण करना। श्रद्धानंद जी का भी मनाना चाहिए और पंडित अपना लेखराम जी का भी मनाना चाहिए, गुरुदत्त विद्यार्थी का भी मनाना चाहिए। और दूसरा पॉइंट हमने ये निकाला है आचार्य जी कि हम अपनी समाजों के जो भी समाजें हैं वो अपने हर प्रवचनों को रिकॉर्ड करें और अपने समाजों के एक यूट्यूब चैनल हो जिस पर प्रचार के दृष्टिकोण से हर विद्वान के प्रत्येक साप्ताहिक सत्संग के प्रवचन यूट्यूब पर डाले जाए। आज समय की मांग है, समय की मांग है। और तीसरा, हम अपने जो भी कार्यक्रम कर रहे हैं उन कार्यक्रमों की सूची सभी समाजें अपनी सभाओं को दें और सभाएं उसका पूरा एक चार्ट लिस्ट बना करके सार्वदेशिक को दे और सार्वदेशिक उसको फिर आगे कैसे कहाँ प्रचारित और प्रसारित करना है वो फिर काम सार्वदेशिक का है। तो ये कुछ चीजें आज की चर्चा में समझ में आई हैं। तो हरिओम जी कुछ और बात आपको बोलनी है तो ठीक है। ये ठीक है, इसी तरह से ये चैनल बढ़ता जाना चाहिए, लोगों को जोड़ने की प्रक्रिया बढ़ती जाएगी, तभी आर्य समाज का विकास होगा और प्रचार होगा।
ठीक है, धन्यवाद आचार्य हरिओम जी और धन्यवाद आचार्य सुखदेव जी। तो आज की चर्चा हमारी बहुत लंबी है। कुछ चीज़ें जो आप लोगों को समझ में आई हैं, अच्छी लगी हैं, उसको लीजिएगा, और कुछ चीज़ें जो किसी को, अगर किसी के हृदय आहत हुए हों, किसी को हमारी बातें बुरी लगी हों, तो मैं उससे हाथ जोड़ करके क्षमा प्रार्थना करूंगा और साथ में निवेदन भी करूंगा कि उन बातों पर विचार करें। कोई भी बात हम ऐसी नहीं करना चाहते हैं जिससे किसी भी समाज, समुदाय या व्यक्ति विशेष को हमारी बातों से उनको कष्ट पहुंचे, क्योंकि महर्षि दयानंद कहते हैं कि सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। तो हम तो उद्यत रहने का प्रयास करते हैं और आप भी उद्यत रहने का प्रयास कीजिए। फिर मिलते हैं किसी एक नए चेहरे के साथ, नए मेहमान के साथ, एक नई परिचर्चा और नए विषय के साथ। तो आज की इस परिचर्चा के सत्र को करते हैं विराम। पुनः बहुत बहुत आचार्य सुखवीर जी आपका, आचार्य हरिओम जी आपका, सत्यार्थ संदेश चैनल की तरफ से बहुत बहुत आपका अभिवादन, बहुत बहुत आपका स्वागत, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। सभी को सादर नमस्ते।